हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि हाल ही में बाजार में आई और जिसने तूफान मचा दिया। देख पा रहे हो 26 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई थी 186 रुपये में, और देखते देखते कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 628 का, जो कि ऑलमोस्ट 200% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न होता है। लेकिन उसके बाद से कंपनी जो है यहाँ पे गिरावट दिखा रही है। 22-25% का यहाँ पे गिरावट ऑलमोस्ट हो चुका है। और ऑल टाइम हाई की अगर बात कर दे तो ऐसा क्या हुआ? क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आपको पता है, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स सारे ही केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही नेगेटिव आए। इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऊपर से ये एक स्मॉल कैप कंपनी, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, जो कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है मार्केट में, वैसा टाइप का इस समय ऐसा न्यूज़ आना, एक ऐसा क्वार्टर आना जिसके लिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रहा है, तो मार्केट यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पनिश किया है। आज के दिन भी अगर हम देखते हैं बाजार, जो देख पा रहे हो जब मैं शूट कर रहा हूँ इसको 8 को, मतलब 8 नवंबर को 10 बजे के आसपास 3% के ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे, तो देख पा रहे हो 3.32% की 416 में कंपनी ट्रेड कर रही है, और एक अच्छे खासे हाई लेवल पे कंपनी 628 में इसका ऑल टाइम हाई कंपनी ने लगाया। बहुत ही कम समय में जो है यहाँ पे कंपनी ने 100% के ऊपर अपना शेयर होल्डर्स का पैसा जो है वो डबल किया। अ, तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, हाई लेवल्स में लोग फंसे हुए हैं, इसके एएसएम लिस्ट को लेके क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, कौन से स्टेज में कंपनी है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में है ना शॉर्ट टर्म कैटेगरी में है, इनके वॉल्यूम में किस तरह से जो है डिलीवरीज इम्पैक्ट हो रही हैं, है ना। और इसमें क्या अभी भी आपको रुकना चाहिए या फिर एग्जिट करके निकलना चाहिए, क्या चीज़ें निकल के आ रही है, और इसमें रिस्क एपेटाइट कितना होना चाहिए। एक रिटेल निवेशक के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, है ना, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, तो क्या ये स्टॉक आपके लिए है, या फिर ये कंपनी फंडामेंटल्स उतनी अच्छी नहीं है। इस वीडियो में हम इनका ये देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, इनके बेसिकली काम करने का तरीका देखेंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि इसमें यार रुकना है या फिर निकलना है ना। क्योंकि बिना ये सब पढ़े हम नहीं बता सकते कि ये कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को प्लीज़ हिट कर देना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के सीधा यहाँ पे स्क्रीनर के होम पे आ जाते हैं हम, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती है। सिंपल देख पा रहे हो, फेस वैल्यू 2 का है, हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई। बुक वैल्यू 43 का नज़र आ रहा होगा, और स्टॉक पी जो है 57 का नज़र आता है। आरओई जो है, आरओसी अगर हम बात करें तो 20 की, और आरओई जो है 17 की नज़र आती है, जो कि डिसेंट है। सबसे पहले कंपनी का काम समझने से पहले कंपनी क्या काम करती है वो समझना होगा, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उसके पहले कंपनी क्या काम करती है हमें वो समझना होगा। तो देख पा रहे हो कंपनी जो है बेसिकली यहाँ पे किस 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 चीज़ में मार्केट लीडर है हम वो देखेंगे। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी जो है बेसिकली कंपनी B2B सेक्शन में काम करती है। एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, दिस इज द लार्जेस्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ इथाइल एसीटेट विद अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30%। ऑल्सो इंडियाज ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकेटिन डेरिवेटिव्स, जिसका मार्केट शेयर कंपनी के पास 55% के आसपास है। अपकमिंग फ्लोरोकेमिकल्स वर्टिकल इज अंडर कैपिटलाइजेशन। एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, फ्लोरो इंटरमीडिएट्स, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होता है इनका? फार्माक्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, लिंक्स एंड पेंट्स, कोटिंग्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, एडेसिव इंडस्ट्रीज, डाइस, पिगमेंट्स, फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, फ्लेम। इस तरह से जो है कंपनी का जो है यहाँ पे एंड यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इनका कंपनी में डिमांड ज़िंदगी में कम होने वाला नहीं है, ये चीज़ यहाँ से समझ में आती है। कंपनी का प्रेजेंस पूरा ग्लोब में है, देख पा रहे हो 30 कंट्री के आसपास, चाहे हम बात करें रशिया, नेदरलैंड, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, एवरीवेयर। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है, और कंपनी का किस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हो FY21 का यहाँ पे डेटा है, FY20 का यहाँ पे डेटा है। फार्माक्यूटिकल से 33%, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग है 27%, एग्रोकेमिकल्स 11%, कलर एंड पिगमेंट 11%, केमिकल्स 11% एंड अदर्स 7%। तो इस तरह से कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप हमें नजर आता है। कंपनी बहुत पुरानी है, 1989 में स्टैब्लिश हुई थी कंपनी। स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी डील करती है। अ, अब ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई मार्केट में। अब इनका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट था, अगर हम बात कर लें यहाँ पे 50, पहले ही हम ये बात कर लेते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी चली गई है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज का अभी भी कंपनी ऊपर ट्रेड कर रही है। 331 का यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन करंट प्राइस जो जा रहा है वो 431 के आसपास जा रहा है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कोई भी कर्जा यहाँ पे नजर नहीं आता। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कंपनी के, 36.77% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि अच्छी बात है। बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है 10 टाइम के आसपास। ये कौन से यहाँ पे कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.06% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये एक चीज़ नेगेटिव है, मगर 11.06% का जो सेल्स ग्रोथ होता है वो ख़राब नहीं होता। ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो नीचे आ जाते हैं, हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कंपनी में इतनी गिरावट क्यों हो रही है, क्यों कंपनी 25% से ऊपर जो है वो करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से।
608 608 का सेल्स कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये हो जाती है, अगर हम एक्सपेंसेस टैब में इसको अगर खोल के देखते हैं तो देख पा रहे हो एक्सपेंसेस इस साल का कंपनी का 577 करोड़ हुआ है। समझ रहे हो, 577 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 736 करोड़ का सेल्स हुआ था, जिसके बिहाफ में 591 करोड़ का सेल्स हुआ था और एक्सपेंसेस हुआ था। 65% का यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है, लेकिन अभी मटेरियल कॉस्ट बढ़ के 77% का हो चुका है। तो मटेरियल कॉस्ट वन ऑफ द रीजन जिसके कारण जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज के दिग्गज स्टॉक है, चाहे हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज, अल्काइल अमाइंस, नवीन फ्लोरेन, दीपक नाइट्रेट, एवरी वन, एसआरएफ, सब कोई जो है यहाँ पे गिरावट दिखाया है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आया है उनका, भले ही सेल्स अच्छा रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे घटी है क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में टोटली रिफ्लेक्ट हुआ 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आया, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम था। देख पा रहे हो यहाँ पे 145 करोड़ का पिछले क्वार्टर में रिकॉर्ड हुआ था, मतलब यहाँ पे 3-4 गुना, 3-4 टाइम्स हाफ हो चुका है। मतलब डिवाइड बाई 4 भी करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे चीज़ों का 120 होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे घट चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो 15 करोड़ रह चुका है, जो कि बहुत ही कम है। ईपीएस की बात करें तो 0.55 ईपीएस हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर 3.88 था। लेकिन हमें देखना होगा कि पीएल स्टेटमेंट कैसा रन कर रहा है पिछले 5 सालों से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट साल 10 साल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसे आगे जा रही है, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो रीज़न था ना यहाँ पे फॉल होने का, जस्ट बिकॉज ऑफ द, मैंने जैसे बताया आपको, एक्सपेंसेस था, मटेरियल कॉस्ट था, ये इंटरनल रीज़न नहीं था, एक्सटर्नल रीज़न था। पूरा जो है यहाँ पे कमोडिटी, पूरा केमिकल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे सफ़र कर रहा है इस चीज़ को लेके। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, मटेरियल कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ जाने के कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट हो रही है। लेकिन फ्यूचर में जैसे कंपनी अपना एक्सपेंसेस बढ़ाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगी, देख पा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% का रह चुका है, तो कंपनी में नेट प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये जब बेहतर होगी, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो डाउन हो गए मटेरियल कॉस्ट के, और कंपनी जब अपना खुद का एक्सपेंसेस बढ़ा देगी, मतलब इन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देगी, तो अल्टीमेटली वो चीज़ कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे। तो अल्टीमेटली यही चीज़ नज़र आ रही है, तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे एकदम ही नज़र नहीं आती है। हाँ, ये चीज़ एक्सटर्नल है, थोड़ा समय लगेगा आपको, क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है ऐसी कंपनी। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चलते हो कंपनी में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। लेकिन अगर आप इसमें स्टडी करना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके इसमें ब्लाइंडली बाय करो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी हाई लेवल पे लेकर रखा हुआ है तो इसको बाय करो, नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपको कंपनी में पूरा फेथ है, तो हमेशा इसको एसआईपी करते रहो, ऐड करते रहो, तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज आउट हमेशा होता रहेगा, चाहे कंपनी हाई लेवल्स में या फिर लोअर लेवल्स में हो। ठीक है, तो ये जो लेवल्स है, ये अच्छा खासा लेवल है, लेकिन इसमें और कंपनी और ज़्यादा करेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। लेकिन हमेशा आपको जो है थोड़ा थोड़ा एसआईपी करना है, अगर आपको कंपनी में पूरा फेथ है। ये कंपनी अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप अच्छा खासा एक्सपोजर अपना रख सकते हो, लेकिन ऐसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 8% का एक्सपोजर रख सकते हो कोई भी कंपनी में, अगर आपको उसको पसंद है तो। लेकिन हाँ, आपको लॉन्ग टर्म विजन हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी नई नई दीपक नाइट्रेट, अल्काइल अमाइंस मार्केट में आई थी, तो उस समय उससे भी कोई नहीं पहचानता था। लेकिन जिस तरह से जो है यहाँ पे इनका बूम हुआ है, उसी तरह से अब तो केमिकल मार्केट्स में अच्छा खासा यहाँ पे बूम पकड़ा ही हुआ। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको ख़राब रिजल्ट देके गई है, पिछले 1 साल का देखेंगे तो अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है कंपनी में देके गई है, अभी भी प्रॉफिट में है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 123% का रिटर्न है। ठीक है, तो एक फ्लैट कारोबार था, लेकिन उसके बाद से जो है यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। पिछले क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे आए थे इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। एएसएम लिस्ट की अगर बात कर ले, यहाँ पे कंपनी स्टेज 1 पे अभी भी लाई कर रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक देख पा रहे हो 115वें नंबर पे, स्टेज 1। ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी पे लाई करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी क्या होता है, एएसएम लिस्ट बेसिकली जो होता है एडिशनल सर्विलेंस मोड, जो कि सेबी लगाती है रिटेल इन्वेस्टर को सुरक्षित रखने के लिए। कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस हुए, या फिर मतलब इलीगल वे ऑफ ट्रेडिंग हुआ है ना, कुछ ऐसा चीज़ें जो कंपनी को सही नहीं लगती, सेबी को सही नहीं लगती, तो रिटेल इन्वेस्टर को सुरक्षित करने के लिए कंपनी एक फ्लैग लगाती है, दैट इज कॉल्ड एएसएम लिस्ट। और एएसएम लिस्ट में कंपनी 90 दिन के लिए सर्विलेंस में रखती है लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर कोई भी स्टॉक को। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे से भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है कि अंदर से कोई भी चीज़ दिक्कत वाली बात हो रही है, नहीं हो रही है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर हम बात करें यूनिक पैन से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब साइक्लिक ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है कि मैं खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कंपनी देखती है, सेबी देखती है। 90 दिन के बाद जो है कंपनी, अगर वो स्टेज 1 पे तो बेसिकली टोटली बाहर आ जाती है, अगर स्टेज 4 पे तो 4 से 3 पे जाती है, एक हफ्ते के विंडो पे, और वो एनालिसिस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत बार कवर की है।
तो यही कहूँगा, एएसएम के आने के बाद जो है यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा बहुत लॉस होता है। लॉस होने के कारण जो है यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होने के कारण प्राइस भी घटता है। और यहाँ पे तो मार्केट को अच्छा खासा रीज़न था, क्योंकि पूरा ही मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पे ऐसे मजॉली स्टॉक, ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक क्यों नहीं गिरेंगे। और ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई, अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी देकर जा चुकी है, तो एएसएम लिस्ट में भी है। तो ये सब बहुत सारे कारण थे कंपनी में गिरावट के कारण है। लेकिन अपने हाई लेवल्स में जो बैठे हुए हैं वो क्या लॉस में बेच के निकल जाए, तो मैं तो नहीं कहूँगा यार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यार जो कंपनी यहाँ पे रिसेंट में गिर गई वो फ्यूचर में नहीं उठेगी। हाँ, इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़त्म हो गई। आपको ये वापस मौका देगी और वापस जो है आपका पूरा पैसा रिकवर करेगी। बेच के निकल जाओगे तो हमेशा लॉस पे रहोगे। ये कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है। अगर हम पीएल स्टेटमेंट देखें तो समझ में आएगा, 1047 करोड़, 76, 1300, 1500, 1700, 2200 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स हो रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ रहा है, 80 करोड़ से यहाँ पे 307 करोड़। तो यहाँ पे साल दर साल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देके जाएगी फ्यूचर में कंपनी। लॉस में मत निकलियो, वरना बेसिकली जो है आप पछताओगे फ्यूचर में जाकर, सोचोगे कि मैंने क्यों बेचा इस चीज़ को, है ना। ईपीएस की बात कर ले तो यहाँ पे ईपीएस भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ईपीएस की अगर बात कर ले यहाँ पे, पहले देख लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट 27 करोड़ से यहाँ पे नेट प्रॉफिट 198 करोड़ का यहाँ पे आसपास हो चुका है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे जंप है। नीचे आ जाते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो 11% का सेल्स ग्रोथ नजर आता है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ 37% का, और सीएजीआर टर्म्स मैंने आपको बताया पिछले अभी एक साल हुई भी नहीं है, तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपको। आरओई 18% का नजर आता है। नीचे चले जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी में रेशियोज किस तरह से है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास है 73% के आसपास। एफ ने जो है स्टेक बेचा है, 0.87 के आसपास जो है एफ का स्टेक है, और 3.30 के आसपास का डी का स्टेक नजर आता है। 22.9% का यहाँ पे पब्लिक का स्टेक नजर आता है, जो कि अच्छा खासा स्टेक है। तो मैं तो यही कहूँगा फ्यूचर में हो सकता है कि इसका वैल्यू अनलॉक हो और यहाँ पे अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिले। अभी जो है यहाँ पे निवेश मत करिए। अभी जो है यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास नहीं है कंपनी, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गई है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेचना नहीं है लॉस में ही, मैं तो यही कहूँगा आपको। हाँ, इसमें फर्दर एड ऑन करना है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। कंपनी 400 के आसपास अगर आती है, या फिर 370 380 के आसपास आती है, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप वापस ऐड कर सकते हो। इसमें अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट चलेगा, क्योंकि क्वार्टर टू के रिजल्ट जो है वो जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया, और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो जब तक रिकवर नहीं हो जाते तब तक जो है यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन ये होपफुली काफ़ी जल्द जो है वो रिकवर कर जाएगा और आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। कभी भी लॉस में मत बेचियो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। आप इसमें स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आप इसका, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पढ़नी होती है, वो आप देख सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक, अगर आप प्रॉफिट में भी बैठे हो, मैंने बहुत पहले से ही कवर किया था। जो लोग रिसेंट में घुसे हैं यहाँ पे, उनको जो है यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो जो बेसिकली हाल में घुसे थे, उनको यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही होगी, यहाँ पे लॉस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो लोग 6 महीने पहले घुसे थे अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए, देख पा रहे हो 84% का। ये टिल डेट अगर आप देखोगे तो 153% का। तो ये यही चीज़ें हैं कि हाई लेवल्स में लेके थोड़ा बहुत पैनिक करके अगर आप बेच के निकल जाते हो तो फिर आपको वो रैली का मज़ा नहीं मिलता। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा देर तक फ्लैट में कारोबार कर रही थी, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला हमें, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप निवेशित हो, निवेशित रहो, कोई ज़रूरत नहीं है बेचने की, थोड़ा टाइम दो, ये कंपनी आपको रिवॉर्ड करके जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यार लाइक करो वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो आपके लिए, और लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। कोई भी किस में नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।